आज 3 तारीख हो गया और मे भी सप्ताह के लास्ट में मतलब आज से एक सप्ताह हमारे 10 तारीख तक 10 के आसपास इलेक्शन अनाउंस हो सकता है और इलेक्शन अनाउंस होते ही आचार संहिता लग जाएगी। आज के कुछ वर्षों पहले इलेक्शन कमीशन पहले इलेक्शन अनाउंस करता था और घोषित करता था कि फला तारीख से आचार संहिता लागू, मतलब 1 महीने पहले घोषित कर दिया और 15-20 दिन का गैप देकर या 1 महीने का गैप देकर वो डेट भी डिक्लेयर करता था कि आचार संहिता इस तारीख से लागू। लेकिन अभी जमाना बड़ा फास्ट है और जो विरोधी है वो बहुत मजबूत है, तो वो ऐसे ऐसे नॉर्म बनाता है जिससे आप सब लोग डैमेज हो जाए। जो छोटे पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले लोग हैं वो डैमेज हो जाएं, जो नेता छोटे हैं वो डैमेज हो जाएं, सेंट्रल में जिनका राजपाट है वो पुख्ता हो और मजबूत हो। प्रदेश के हमारे एक और कमेटी के साथी हैं एडवोकेट शेखर आशुतोष जी, से हैं, जिलाध्यक्ष भी आए हैं, अशोक महतो जी, राम जीवन जी आए हैं, अब दूर दराज से साथी आए हैं। बहुत प्रदेश का प्रतिनिधित्व है, सीमांचल के भी लोग हो गए, औरंगाबाद की तरफ के भी लोग हो गए, पटना के भी लोग हो गए और वैशाली और मुजफ्फरपुर के भी लोग हो गए। तो मिला जुला के संख्या हमारी कम है, लेकिन पूरे प्रदेश से छिटपुट लोग आए होंगे। बॉर्डर तक का हाँ बॉर्डर जी जी जी, तो बात दूर तक जाएगी जो भी बात आज कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अभी इलेक्शन अनाउंस होने वाला है और इलेक्शन अनाउंस होते ही आचार संहिता लग जाएगी। हम लोग कोई सम्मेलन कोई मीटिंग करने में दिक्कत आएगी, कार्यालय में तो कर लिया जाएगा, लेकिन बाहर कोई मीटिंग करना चाहेंगे तो बगैर इलेक्शन कमीशन के परमिशन के तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी किए हुए मीटिंग नहीं कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, चुनावी सभा करते समय आपका मंच, आपका माइक साउंड, आपका चेयर, आपका दरी, कॉर्पोरेट सबकी कीमत लगाई जाती है, सबका खर्चा जोड़ा जाता है इलेक्शन में। तो अपने पास जो है ये 10-12 तारीख तक का टाइम है जिसमें फ्री होल्ड आप लोग मीटिंग्स कर सकते हैं, जितना दौड़ना चाहें दौड़ सकते हैं। और उसी क्रम में तो अभी हम लोग अर्ली मॉर्निंग हम दिल्ली से चल करके आए हैं, हमें उधर बहन जी के आवास पे जाना था ऑफिशियल काम से, और फिर कल सुबह हम निकल जाएंगे मोतिहारी के लिए। एक भी दिन का और एक भी घंटे का गैप नहीं है अपने पास कि आराम किया जाए। इसलिए मेरा जिम्मेदार साथियों से कहना, हमारी स्टेट की कमेटी के जो लोग हैं, आप लोग कोई मीटिंग चलाते समय समय का बातचीत रखने का भी ध्यान रखें ताकि कम समय में ज़्यादा बातें डिलीवर की जा सकें। एक्चुअली में चुनाव में तो बहुत सारे काम संदेश के रूप में होते हैं। कोई भी मीटिंग जो होती है वो संदेश के रूप में होती है, एक मैसेज के रूप में होती है, एक प्रोटोकॉल के रूप में होती है। और यदि आप लोग ठीक से प्लानिंग कर लेंगे, ठीक से बात को पहुंचा लेंगे तो चुनाव में उसका फायदा ले सकते हैं, और यदि ठीक से आपने नहीं किया तो आप चुनाव में घाटा उठाएंगे। बहुत बड़ा भाषण देने से, लंबा भाषण देने से इस देश में एक आदमी घूमता है पूरे देश में, बहुत तगड़ा भाषण देता है। आप लोग समझदार लोग समझ जाएंगे, बहुत तगड़ा भाषण देता है बामन मिश्रा, उससे ज़्यादा भाषण कोई नहीं देता है पूरे देश में, और पूरा बहुजन समाज का मसीहा बना हुआ घूमना है। लेकिन हम लोग चैलेंज करते हैं कि वो जहाँ का रहने वाला है यवतमाल जिले का, और मैं रहा हूँ वहाँ महाराष्ट्र में, वो गाँव का मुखिया नहीं और ना ही किसी को अपने पार्टी अपने संगठन से जितवा पाया हुआ था। वो पार्टी बनाई खटिया छाप, वो चुनाव भी कई सारे प्रांत में लड़वाया, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने वाला, लेकिन कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता जितवा सकता। मेरे कहने का भाव ये है कि चुनाव जीतना, राजनीति करना, ये अलग प्रकार का एक तरीका है, अलग प्रकार की राजनीति है। जिसको आती है, जिसको समझ है मतदाता की, वोट बैंक की, जातियों की समझ जिसको है, वो आदमी इस अपने मास को वोट में कन्वर्ट करके और वोट को जो है रिजल्ट में कन्वर्ट करके वो शासन सत्ता में आ सकता है। और जिनको इन बातों की समझ नहीं है, आप खूब सेमिनार संगोष्ठी कीजिए, खूब लंबा चौड़ा भाषण दीजिए। एक कोई हमें मिले पटना में पिछले 2019 वाले चुनाव में, जेपी मौर्य करके हैं, बहुत बढ़िया सेट के मालिक हैं, जेपी वर्मा, कुशवाहा समाज के जेपी वर्मा, और वो कुशवाहा समाज का राष्ट्रीय स्तर पे कोई संगठन बनाए, उसके अध्यक्ष हैं।
और बहुत सारा उनका जमीन जायदाद पटना में है, और वो अपनी कोठी पर बुलाए हमें और मैं बैठक किया। तो वो टिकट मांग रहे थे उधर पूर्वी चंपारण लोकसभा से, लेकिन हम उसको न टिकट देने में कामयाब हो पाए और न वो लेने में कामयाब हो, क्योंकि वो विचलित व्यक्ति थे, वो कहीं ना कहीं घर तक घूमते थे। कहने का तात्पर्य संगठन चलाने वाले जो लोग हैं, तमाम प्रकार के संगठन चलाते हैं। संगठन चलाने वालों का अपना मेथड है, अपना तरीका है, संगठन चलाया जा सकता है, लेकिन राजनीति करना एक अलग प्रकार का। संगठन तो कर्मचारी संघ का एक चलता है बिहार में, SC/ST कर्मचारी संघ एक संगठन चलता है, उसके अध्यक्ष नरदेश्वर लाल जी हैं जो कमिश्नर रहते हैं। लेकिन अब वो किसके लिए काम करते हैं, कौन सी पार्टी के लिए काम करते हैं, किसको वोट दिलवाते हैं, उनका कर्मचारी का संगठन किसको सपोर्ट करता है, ये बात समझनी थी। मैं BSP का इधर प्रभारी हूँ, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, हमें तो नहीं सपोर्ट करते, हमें तो सपोर्ट नहीं करते, ये मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है, जो लोग इस प्रकार के संगठन के लोग हैं और खासकर कर्मचारी संगठन के लोग हैं, हम प्रयास करते हैं कि एक बार मुलाकात हो जाए, एक बार बात हो जाए, हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन मांगे, हम भी कुछ सहयोग उनसे मांगे, हमारी तरफ भी वो अपना वोट ट्रांसफर करें। एक और कोई देवेंद्र रजक जी हमें मिले हुए कर्मचारी महासचिव उसी के, उनसे मुलाकात हुई, बेगूसराय में हमें चीफ गेस्ट बनाया था, और एक अभिनंदन रजक जी हमारे गांव से के पुराने साथी हैं, तो उन्होंने हमें भी बुलाया, उनको भी बुलाया, और वहाँ पर जब उन्होंने अपनी मंच पर बात रखी तो उन्होंने अपनी पार्टी की बात रखी, नहीं भी वो JDU में है, उन्होंने अपनी पार्टी की बात रखी और मैं चीफ गेस्ट था, क्या बात कर रहा है, बात कीजिएगा। तो ये बात समझना होगा कि आज जो आंकड़ा भी इधर सम्मानित विजय कुमार चौधरी जी ने दिया है, आंकड़ा बहुत जायज है, और उन्होंने उस बात को समझाने की कोशिश किया कि कैसे जो है लालू प्रसाद यादव ने और कैसे नीतीश कुमार ने आप लोगों के साथ ठगी किया है, ये उन्होंने आंकड़ा देकर के समझाने का काम किया कि किस प्रकार से ठगी करने का काम किया। और जब ये बात आप समझाएंगे ठगी वाली, और उसमें हमारे अपर बैकवर्ड के भाई कोई बैठे होंगे, ये बड़ी विडंबना वाली बात है। कोई यादव भाई बैठा होगा तो वो तो और अलर्ट हो जाएगा, कहेगा तो बढ़िया है, यादव के लिए खूब काम किया उन्होंने, तो हमारा तो संगठन ठीक है, इन्हीं को लतिया आया, ये दूसरे जो बचे हुए तो और पक्का हो जाएगा। मतलब कितना सेंसिटिव है, कितना संभाल के राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर BSP को राजनीति करनी है तो भाई हमारे पास तो यादव ने चुनाव लड़ेगा, यादव हम खड़ा करेंगे। तो ये समझने की बात है और गंभीर होने की बात है कि हम किस प्रकार का स्ट्रेटजी बना करके, कौन सी बात कह करके तब हम मैदान में आना चाहिए। बात साफ है, कोई बात छुपी हुई नहीं है। यदि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टडी आप करेंगे, मान्यवर कांशीराम साहेब की स्टडी आप करेंगे, और मान्यवर कांशीराम जी ने जो बैकवर्ड समाज का, चाहे उसे आप पिछड़ा कहते हो, अति पिछड़ा कहते हो, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, कांशीराम साहेब ने हमें बताया कि वो संघर्ष मात्र बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नहीं है। आज इस कैटेगरी के मोड़ में तो बाबा साहेब शेड्यूल कास्ट में आएंगे, लेकिन जिनको उन्होंने एक्सेप्ट किया, जिनका आंदोलन लिया, तो छत्रपति साहू जी महाराज हैं और ज्योतिबा फूले, वो बैकवर्ड कैटेगरी में आएंगे। उन्होंने जिनको गुरु अपना माना, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान गौतम बुद्ध को अपना गुरु माना, उन्होंने संत कबीर को अपना गुरु माना और ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना। ये तीन महापुरुषों को बाबा साहेब ने अपना गुरु माना। तो जब आप कांशीराम साहब का स्ट्रेटजी अध्ययन करेंगे, जो बात हमारे नथुराम जी ने आप लोगों के बीच में रखी है, तो एकदम आईने की तरफ से साफ हो जाएगा कि हमें करना क्या है, जानना कैसे बिचौलियों के झांसे से मुक्त होना। दो बातें हैं, एक तो जिन्होंने हजारों वर्षों से आपको गुलाम बनाया है, जिसको मनुवाद कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं, उस व्यवस्था के तहत हजारों वर्षों से आपका शोषण किया है, आपको जानवर की तरह से ट्रीट किया है, कोई अधिकार नहीं दिया है आपको। मैं तो अब पार्टी के जिम्मेदार पद पे हूँ, बोल नहीं सकते, बहुत टेढ़ा बोलते थे अपनी नौजवानी की उम्र में। हम कहते थे कि भाई किसी के पास 500 बीघे की जमीन हो गई, पूरा प्लाट का प्लाट हो गया, इसी भारत भूमि पर वो भी पैदा हुआ होगा जब कभी आदिमान हो रहा होगा, अगर इधर पैदा हुआ है तो, और हम भी यहीं पैदा हुए हैं, तो हमारे पास जो है 2 बीघा कैसे रह गया? ये 500 बीघा उसकी मम्मी ने जो है दिया है क्या? उसको हमारी मम्मी ने नहीं पैदा किया वो जमीन। ये जमीन कहाँ से आ गई? साफ जाहिर है कि हमारी जमीन को छीना गया है, हमारा हड़पा गया है,
हमारे ऊपर कब्जा कर लिया गया, हमारे साथ बेईमानी किया गया, हमारा देश छीन लिया, हमारा राजपाट छीन लिया, हमारी राजनीति छीन लिया, हमारा सिंहासन छीन लिया, सब उन्होंने छीन करके अपने अंदर कर लिया। अब हम लोग गुलाम लोग हैं। अब वो गुलामी का आंकड़ा आप निकालिए कि गुलाम कितने हैं। आप बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बात मान लीजिए कि 100 में हम 90 हैं, उनकी बात मान लीजिए, या आप कर्पूरी ठाकुर की बात मान लीजिए जो उन्होंने खासकर अति पिछड़े समाज के उत्थान के लिए बहुत सारा संघर्ष किया, या आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात माने, जिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन पर्यंत संघर्ष करके वो बात भी चर्चा में हमारे साथी लोग त्रिभुवन बाबू चर्चा में ला रहे थे। वो बात बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब संघर्ष कर रहे थे तो पहले तो एक बात ये बताया कि संघर्ष ही आज जिसे ओबीसी कहते हैं, अंग्रेजों के जमाने में ये ओबीसी कैटेगरी नहीं थी, ना ही शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी थी और ना ही शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी थी। ये तीनों कैटेगरी बाबा साहेब की वजह से बन पाई, ये तीनों कैटेगरी नहीं थी। तो फिर आप सारे लोग 100 में से 90 लोग, 100 में से 85 लोग, सारे लोग डिप्रेस्ड क्लास के लोग, वंचित समाज के लोग, सताए हुए लोग, पिछाड़े हुए लोग आप लोग कहे जाते थे। डीसी कहा जाता था अंग्रेजों के जमाने। तो हम जो डीसी क्लास के लोग थे जिनकी आबादी 100 में से 85 थी, इनकी लड़ाई ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज ने लड़ी। वो प्रॉपर एक दो कास्ट की लड़ाई नहीं लड़ी, अपने बिरादरी की लड़ाई नहीं लड़ी कि मेरी ये बिरादरी है इसकी लड़ाई लड़। और डॉक्टर अम्बेडकर को देखें तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर तो महार जाति से हैं, और महार जो उनकी प्रॉपर कास्ट है वहां चमार भी होता है, चर्मकार भी होता है महाराष्ट्र में, उसको चर्मकार बोलते हैं मराठी में। चर्मकार भी होता है, मांग होता है, मातंग होता है और महार भी होता है। ये 4-5 जातियां वहां शेड्यूल्ड कास्ट की महाराष्ट्र में होती है। जैसे इधर बिहार में ले लीजिए तो चमार भी है, दुसाध भी है, बैठा भी है, मुसहर भी है, यहाँ पास में 4-5 जातियां यहाँ हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर अगर इस प्रकार के जातिवादी होते कि मुझे मेरी जाति का भला करना है, जो आपके अति पिछड़े समाज बहुत तेज चल रहा है, तो मुकेश सहनी कहेंगे कि मुझे अपनी जाति का भला करना है। हमारे दलित समाज में से तो चिरक पासवान कहेंगे मेरी जाति का भला करना है, तो जीतन राम मांझी कहेंगे मेरी जाति का भला करना है। अरे भाई, अपनी अपनी जाति का अगर भला आप लोग कर रहे हैं, जितने नेता हैं, चलिए वो कहें लालू जी की हमें अपनी जाति का भला करना है, मैं यादव हूं, तो नीतीश जी ने अभी जो जातीय आंकड़ा पेश किया है उन्होंने कुर्मी को ताकतवर बना दिया है, वो अपनी जाति का भला करने की सोचा। अगर ये सब अपनी अपनी जाति का भला करने में और अपनी अपनी जाति की पार्टी बनाने में लगे हुए हैं, यही चल रहा है बिहार में, यही है कि अपनी जाति की पार्टी बनाओ, और जब अपनी जाति की पार्टी बना लोगे, एक जाति की पार्टी बन जाएगी, तो जो सेंटर में बैठा है, जो पावर में बैठा है, उसके यहाँ कुछ जुगाड़ हो जाएगा, वो हाथ फैलाएंगे, कुछ दे देगा है? हम भिखारी की तरफ से कुछ मांगेंगे और हमारे हाथ पे वो 1-2 कुर्सी डाल देगा, कुछ दे देगा हमें, राजपाट नहीं देगा, थोड़ा सा कुछ डाल देगा यार। जैसे वो मंत्री बना दिया, क्या डिप्टी सीएम बनाया था रेणु देवी, कोई है चौहान समाज की, डोनिया समाज की, तो वो बना देगा। अब भी जो है वो कोई सम्राट चौधरी है और डिप्टी सीएम बने हुए हैं। अब असली बात तो यह है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, कुशवाहा जाति के हैं। अरे भाई, पावर मिल जाए डिप्टी सीएम को, ऐसे जैसे बहन कुमारी मायावती की जब पावर में आती है तो बाबू सिंह कुशवाहा को दे देती है। आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, बाबू सिंह कुशवाहा को तो डिप्टी सीएम नहीं बनाया, लेकिन पावर पूरी रही जब सरकार बीएसपी की रही। कारण क्या है कि बीएसपी की सरकार में बहुजन समाज की जो जातियां हैं, और खासकर मोस्ट में बालकृष्ण चौहान जी, दारा सिंह चौहान जी के साथ दिल्ली में मैं काम किया हूं, पहले लगाया था साथ में, बोले ये दारा सिंह चौहान सदन के नेता है और इनको आपको साथ में जाना है। एक मैं दलित, एक चमार लगाते रही हूं और एक जो है ओबीसी लगाते रही हूं, और दोनों को जाकर के सातों लोकसभा में आपको सम्मेलन करना, साथ में चले दारा सिंह चौहान की। और दारा सिंह चौहान भी जब हमारा कैडर सुने, बात सुने, तो वो तो बहुत विरोध उठकर खड़े हो गए, बोले अरे मेधानकर जी, ये बहन जी ने कहां से बारूद तैयार किया है, हम लोग भी ये क्या तैयार किया है बहन जी। तो ये मतलब जो पिछड़े अति पिछड़े की जातियां हैं, तो वो जब बसपा में सत्ता में है तो मालिक होती है, क्योंकि बीएसपी उनकी है, बीएसपी उनकी है। बीएसपी ऐसा नहीं दरवाजे के बाहर बैठने वाले आप नहीं, आप दरवाजे के बाहर, आप बीजेपी में दरवाजे के बाहर बैठेंगे, आप कांग्रेस में दरवाजे के बाहर बैठेंगे, और उनके आका से आप हाथ फैला के मांगते रहेंगे हमें भी कुछ दे दो, हमें भी कुछ दे दो। जैसे ये पर्चा है, इसको मांगते रहिए, कतई नहीं मिलेगा ये, और मांगिए, 50 वर्ष मांगिए, 100 वर्ष मांगिए, आप मांगते रहिए, नहीं मिलेगा। एक उदाहरण देना चाहेंगे कि मांगने पर नहीं मिलता है, आपको अगर पॉलिटिकल अवेयर हो जाए तो मिलता है। ये बात
माननीय कांशीराम साहब ने बीएसपी के लोगों को समझाई और खासकर महाराष्ट्र के मराठा लोगों को महार लोगों को समझाई। वहां पे औरंगाबाद में एक विश्वविद्यालय है, औरंगाबाद विश्वविद्यालय है, तो उसका खैर नाम अब पड़ गया है, तो डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय का नाम पड़ गया है। तो 200 लोग शहीद हो गए देश आजाद होने के बाद। उस विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय रखने के लिए टाइम टाइम पर क्रांति किया। कांग्रेस के लोगों ने गोली तक चला दिया, लाठी तक चार्ज कर दिया। 200 लोग पूरे प्रदेश भर में शहीद हो गए, लेकिन उस विश्वविद्यालय का नाम चेंज नहीं किया। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर कुर्बान हो गए अब बाबा साहब वाले, लेकिन वो विश्वविद्यालय का नाम चेंज नहीं किया। और उत्तर प्रदेश में जहां पे बाबा साहेब के नाम पर कोई विश्वविद्यालय की मांग नहीं की गई, सेंटर में कांग्रेस की सरकार होती थी, राजीव गांधी लखनऊ चल करके आए और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उन्होंने शिलान्यास किया। तो ये बात कांशीराम साहेब ने समझाई उन जो है महार लोगों को महाराष्ट्र के, कि भाई आप मांग तो रहे थे महाराष्ट्र में और 200 लोग मर गए 20-30 वर्षों में, और आपको विश्वविद्यालय का नामकरण नहीं किया, लेकिन यूपी में एक भी नहीं मरा और राजीव गांधी गए और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया, बाबा साहेब का नाम उजागर कर दिया। यह है पॉलिटिकल अवेयरनेस। उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में बीएसपी बीएसपी के लोग तैयार हो गए और सब इकट्ठा हो गए, बीएसपी के मानने वाले लोग। तो आपके बाबा साहेब के मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में रोकने के लिए कि शायद इससे ये लोग मेरी तरफ आ जाएं, बसपा की तरफ ना जाएं, और उन्होंने यूपी में आकर के राजीव गांधी ने विश्वविद्यालय की स्थापना किया। तो मेरे अति पिछड़े समाज के लोगों, मेरा आप लोगों से कहना है, ये मांगने से नहीं मिलने वाला है। अब मांगते रहिए, नहीं देगा कोई आपको। यदि पॉलिटिकल अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगी, आप राजनीतिक रूप से आगे बढ़ करके आ जाओगे। जो बात कांशीराम साहब ने समझाई और एक दो चार जातियों ने अच्छे ढंग से समझी, शेड्यूल कास्ट की, और 2-4 जातियों ने, ओबीसी की जातियों ने समझी कांशीराम जी की बात को, तो आज पूरे देश में बदलाव दिख रही है। आज पूरे देश में राजनीति में जो बदलाव दिख रहा है, थोड़े से लोगों के, कांशीराम साहब ने 96 में कहा था कि कोई 10% लोग मेरी बात को समझ पाए हैं, 85 में से कोई 10% लोग मेरी बात को समझ पाए हैं, और अब पूरे देश में उसका परिवर्तन दिखेगा। मात्र 10% लोग 85 में से, जितने 25% हो जाएंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा। पूछ के पद और जिम्मेदारी देंगे, पूछ के रिजर्वेशन देंगे, ये आपका हक बिना मांगे दे देंगे अगर राजनीतिक रूप से आप पिछलग्गू बना छोड़ देंगे। आप कांग्रेस के पिछलग्गू रहे, आज आप बीजेपी के पिछलग्गू बने हुए हो, और बिहार में ये 2 बिचौलिए नेता पैदा हुए, आप इनके पिछलग्गू बने हुए हो। जाति से ये तो शूद्र में आते हैं, जाति से तो ये बैकवर्ड में आते हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा। जाति से एक बाबू जगजीवन राम चमार जाति में आते हैं। मैं पढ़ा लिखा डबल डॉक्टरेट आदमी, मेरे से आप कहिए कि जगजीवन बाबू का गुणगान कीजिए, अपने बस का तो नहीं करना। 35 वर्षों तक हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का गुणगान करेंगे, हम कांशीराम साहेब का गुणगान करेंगे, हम माननीय बहन जी का गुणगान करेंगे, लेकिन जगजीवन बाबू चमार के घर में पैदा हुए, हम भी चमार के घर में पैदा हुए, हम जगजीवन बाबू का गुणगान नहीं कर सकते। कांशीराम साहब ने ये बात समझाई, पूरे देश को समझ में आई कि कांग्रेस पार्टी ने एक बिहार से, मतलब जिसको चमचा कहते हैं, अब ये गाली हो गई, हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपनी ही जाति के एक बड़े नेता को गाली दे रहे हैं। कांशीराम जी ने कही कि जगजीवन बाबू को आगे करके एक चमचा ले लिया कांग्रेस ने, और डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे आंदोलन को ध्वस्त करने का काम किया। तो आज हमारे चौहान समाज के बीच में चाहे बेड़ू देवी हो, और चाहे कोई मदन सहनी हो, चाहे कोई मुकेश सहनी हो, इत्यादि इत्यादि, मैं तमाम लोगों का उदाहरण दूंगा, चाहे जीतन राम मांझी, चाहे चिराग पासवान, इत्यादि इत्यादि, तमाम बिहार में इस तरह के नेता, ये तो चमचार, ये चमचा लोग हैं, ये नेता नहीं है। इन्हीं के द्वारा आपका अधिकार कुचला जा रहा है, इन्हीं के द्वारा आपका राजनीति समाप्त किया जा रहा है, और आप इन्हीं के चुंगल में फंसे हुए हैं। आप इनके चुंगल से नहीं निकलेंगे, अपनी राजनीति नहीं खड़ी करेंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी करेंगे, आपकी ये मांग कभी पूरी होने वाली नहीं है। अब मांगते रहेंगे, बोले आपको लाख जूता मारते रहेंगे। ये मैंने जो उदाहरण दिया है, बाबू जगजीवन राम का उदाहरण दिया है, ये मैं इसलिए दिया हूं क्योंकि कोई जोड़ लेता है कि लालू जी यादव तो मैं भी यादव, तो मैं तो कुर्बान हो ही जाऊंगा उनके नाम पर। कोई कहे कि मैं पासवान, तो चिराग पासवान को उनके नाम पर मैं कुर्बान हो ही जाऊंगा। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर इन लोगों की वजह से
हमारे बहुजन समाज का भला नहीं हुआ है। 36% आबादी अति पिछड़े समाज की है। आप 36% आबादी वाले लोग, अरे भाई इतना तो सोचो कम से कम कि जो जातियां अवेयर हैं पॉलिटिकल, वो कम से कम लाभ ले रही हैं। आप 36% लोग बटे हुए हो, आप लाभ नहीं ले सकते। जो अभी उन्होंने जाति का आंकड़ा दिया है, वो जाति का आंकड़ा ही अपने आप में कह रहा है। आप बता दो सबसे बड़ी जाति किसको बताया उन्होंने? उससे छोटी जाति किसको बताया उन्होंने? पासवान को बताया। लेकिन ये जो अति पिछड़े हैं, अति पिछड़ा कहिए तो 36% हो गया, और मैं कह रहा हूं 36% नहीं है, वो 46% है। वो 36 नहीं है, वो 46 है। उस 46 को 46 जगह कर दिया। कोई आधा परसेंट, कोई पौना परसेंट, कोई 1%। अब आप सोचिए, अगर अपनी जाति की पार्टी बनाओगे, अपनी जाति के चक्कर में पड़ोगे, तो कभी सत्ता में आ पाओगे आपको? अगर आप अपनी जाति की पार्टी बनाओगे, अपनी कोई नाव छाप बना लेता है, अब वो कितना निकाला भाई, चौहान कितना निकाला और सहनी कितना निकाला है, कुछ निकाल के दिया होगा। अब चौहान, सहनी, बिंद, बेलदार, ये चारों पांचों अलग अलग लड़ते रहो आप, तो मुकेश सहनी का 3 आदमी जितवा लिया बीजेपी, उसके बाद तीनों ले लिया वापस। मेरे कहने का ऐसे नेताओं से आप सावधानी बरतिए ना, अपने पैरों पर खड़ा कीजिए अपने आप को। ऐसे नेताओं से सावधानी बरतिए जिनका उपयोग करके आपके पूरे मूवमेंट को कुचला जा रहा है, पूरे आपके हक अधिकार को कुचला जा रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए। हमारी समझ में तो आ गई, हम लोगों की समझ में आ गई, तो हम लोग आज अलर्ट हैं, सावधान हैं, अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं, लगे हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने में। आप 46% आबादी होने के बाद आप पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनाते हो? यदि आप 36% लोग 36 पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे, तो ये बीजेपी चाहती है, ये कांग्रेस चाहती है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना लो, आप अपने जाति का एक प्रदेश में नेता बना लो, उसके सहारे वोट इकट्ठा कर लो, वो वोट आप बीजेपी को दे दो, या वो वोट आप लालू को दे दो, या वो वोट आप नीतीश को दे दो, आपका 1-2 मंत्री बना के। यही फॉर्मूला है। आप अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा कर सको अगर, तो आपके जाति में से 1-2 आदमी का पेट भर देंगे। अरे भैया, उस व्यक्ति के मिनिस्टर बनाने से इस 40% आबादी का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मिनिस्टर भी दरवाजे के बाहर बैठने वाला है, मालिक नहीं है। वो काम नहीं चला सकता। मैं चैलेंज तो कर रहा हूं कि हमारी पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा है, यही सारे है जो भी गए दूसरी पार्टी बनाई, बीजेपी ने बनवाया उनसे पार्टी। आज सम्राट चौधरी है, चले कर्म चलाओ, सम्राट चौधरी बीजेपी की सरकार चल रही, दम हो तो। लेकिन हमारे यहाँ अधिकांश फैसले जो बहन के सिपह सालार 5-7 नेता थे, बहन की 5 कालिदास मार्ग पर दूर बैठी रहती थी, और वो चारों पांचों उठा के फैसला लेते थे, डिसीजन लेते थे, और जाके बहन से सिग्नेचर करवा के लाके इंप्लीमेंट कर देते थे। इसलिए क्योंकि अगर आप मालिकाना हक चाहते हो, तो आपको अपना घर बनाना पड़ेगा, और किराए के घर में रहोगे तो कभी भी बाहर कर नहीं जाओगे। दरवाजे के बाहर बैठने वाले रहोगे तो कभी भी आप उठा के आपको वापस कर दरवाजे पर बैठने नहीं देगा। आपको अपनी पार्टी बनानी है, और आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी। ये समझदारी पिछड़े अति पिछड़े दोनों से कह रहा हूं, लेकिन पिछड़ा बाद में समझे, अति पिछड़े को पहले समझना चाहिए, अति पिछड़े को पहले समझना चाहिए। और एक बात, वो बात मैं भी बात करता, लेकिन वो चौधरी जी ने सबसे पहले बात रखी कि बहुत सारी अति पिछड़े की जातियां, और हम ये कह रहे थे अगर उसकी 36% आबादी बिहार बता रहे हैं, तो उसमें से 20% आबादी, 36 में से 20% आबादी ऐसी है, एकदम निरीह है, कुछ भी नहीं है उसके पास, न खेत है, न जमीन है, न कारोबार है, न राजनीति है, न शिक्षा है। अभी अध्यक्ष जी कल दिल्ली में हमारे साथ टहल रहे थे, तो जितने रिक्शा वाले, टैक्सी वाले और ऑटो वाले मिलते हैं, ये अपने हमसे अपना परिचय देने लगे। कह रहे साहब 60% तो महत्व ही मिलेगा, ये कल ही मुझे समझा रहे हैं। तो लालू जी और नीतीश जी ने तो ये दिया अति पिछड़े समाज को,